बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरएल सीरीज एसी सर्किट। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एसी थ्रू रजिस्टर, एसी थ्रू इंडक्टर एंड एसी थ्रू कैपेसिटर को। वहाँ पे हमने सीखा था कि जब आप एक एसी सोर्स को रजिस्टर के अक्रॉस लगाते हो, एक कैपेसिटर के अक्रॉस लगाते हो या फिर एक इंडक्टर के अक्रॉस लगाते हो तो वहाँ पे करंट और वोल्टेज के दरम्यान में कैसा रिलेशन देखने को मिलता है। क्या करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं या फिर उनमें कुछ फेज डिफरेंस पाया जाता है। अगर फेज डिफरेंस पाया जाता है तो कितना फेज डिफरेंस पाया जाता है, कौन लीड करता है, कौन लैग करता है। बच्चों, ये तमाम बातें हमने सीखी थी। अब हमने क्या करना है, इन्हीं कंपोनेंट्स को पेयर फॉर्म में यूज करना है और ये तमाम बातें फिर से रिपीट करनी है। ठीक है। और पहला पेयर हमारा कौन सा होगा, रेजिस्टेंस का और इंडक्टर का। यहाँ पे R जो है वो रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है और L जो है वो इंडक्टर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक इंडक्टर ले लेना है, एक रेजिस्टेंस ले लेनी है, दोनों को ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर देना है। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद उसके क्रॉस हमने एक एसी सोर्स लगाना है और फिर से स्टडी करेंगे कि अब यहाँ पर इस सर्किट में करंट और वोल्टेज में कैसा रिलेशन पाया जा रहा है। अब ये जो सर्किट हमारे पास बनेगा ना, उस सर्किट को हम बोलेंगे RL सीरीज सर्किट। कैसे डिफाइन करते हैं उसको जरा देखिए। RL सीरीज सर्किट, अ सर्किट in which an alternating voltage source is connected in series with resistor and inductor। ठीक है। और इसकी जो डायग्राम बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास इंडक्टर का सिंबल है, L से हम इसको डिनोट करते हैं। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, इसको हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है। इन दोनों को आप ऐसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इसके क्रॉस आपने ऐसे एक एसी सोर्स अप्लाई कर देना है। ठीक है। ये हमने एक एसी सोर्स इसके क्रॉस लगा दिया। अब ये जो सर्किट हमारे पास बना है इसको हम बोलेंगे RL सीरीज सर्किट। ठीक है बच्चों। अब इस सर्किट के अंदर हमने ये स्टडी करना है कि करंट और वोल्टेज के दरम्यान में कैसा रिलेशन पाया जा रहा है और वो रिलेशन हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम, जिसको हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो सेकंड हेडिंग आप लगाएंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, राइट। अच्छा, अब आपको याद होगा कि जब हमने एक रजिस्टर के अक्रॉस एसी सोर्स लगाया था तो हमने कहा था ये जो सर्किट बना है इसको बोलेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट। और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमने ये सीखा था कि करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। और उनकी फेजर डायग्राम भी हमने बनाई थी। वो फेजर डायग्राम कैसी थी, इस तरह से थी। ठीक है। दोनों हमारे पास I और V का ऐसे वेक्टर जो है वैसे पैरेलल थे। ठीक है। फिर उसके बाद हमने सीखा था एसी थ्रू इंडक्टर में कि एक इंडक्टर ले लेंगे, उसके अक्रॉस एसी सोर्स लगा देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्योर इंडक्टिव सर्किट बन जाएगा। ठीक है। और प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमने सीखा था कि करंट और वोल्टेज इन फेज नहीं होते। यहां पर जो वोल्टेज है वो लीड कर रहे होते हैं 90 डिग्री के साथ और करंट लैग कर रहा होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज हमने सीखी थी। और उसकी जो फेजर डायग्राम थी वो हमारे पास कुछ इस तरह से थी। आप देख सकते हैं वोल्टेज इस तरह से और करंट इस तरह से। ठीक है। वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री के साथ करंट को लीड कर रहा है। ठीक है बच्चों, ओके। अब ये जो हमारा सर्किट है इसके अंदर ये रेजिस्टेंस और ये इंडक्टर दोनों है, तो अब हमने यहाँ पे इनका कंबाइन इफेक्ट देखना है। ठीक है। तो कंबाइन इफेक्ट के लिए इन दोनों की फेजर डायग्राम को मैंने यहाँ पर बनाया। ये हमारे पास किसकी है, ये रेजिस्टर की फेजर डायग्राम है और ये इंडक्टर की फेजर डायग्राम है। करंट तो हमारे पास ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम है, इनका तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इसको देखें, ये जो VR है यानी रेजिस्टेंस वाले जो वोल्टेज हैं और ये जो VL यानी इंडक्टर वाले वोल्टेज हैं, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का ना हम रिजल्टेंट ले लेंगे। ठीक है। ये वेक्टर और ये वाला वेक्टर जो है ना, उन दोनों को ऐड करके हम क्या ले लेंगे, उसका रिजल्टेंट ले लेंगे। वेक्टर कैसे लेंगे जरा देखिए। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल में कौन सा है, रेजिस्टेंस वाला, तो हमने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे ड्रा कर दिया VR, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है। और जो सेकंड है वो हमारा ऐसे वर्टिकल है VL, उसको हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया। अब आपने क्लास 9th में सीखा था हेड टू टेल रूल। वहां पे आपने क्या सीखा था, जब आप वेक्टर्स को ऐड करते हो ना, पहला वेक्टर प्लेस करो, फिर दूसरे की जो टेल है उसको पहले के हेड के साथ ज्वाइन करो, ऐसा ही करते थे ना। तो इसको उठा के ना हमने यहाँ से इधर रख दिया। ये पहला वेक्टर ये वाला VR और ये दूसरे की टेल को पहले के हेड से ज्वाइन कर दिया। तो पहला ये वेक्टर, दूसरा ये वेक्टर। फिर रिजल्टेंट कैसे मिलता था, फर्स्ट की टेल को लास्ट वेक्टर की हेड से अपने ज्वाइन करना तो आपको रिजल्टेंट मिलता था। तो ये आगे जी वोल्टेज रेजिस्टेंस वाले, ये आगे इंडक्टर वाले और ये उनका आगे जी हमारे पास रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट आ गया। ठीक है। अब इसको मैंने नीचे अलग से ड्रा किया हुआ है। करंट उसी तरह से मैंने उसी डायरेक्शन में ये बनाया हुआ है। ये देखिए, ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है और जो वोल्टेज ये वाले और ये वाले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, वो रिजल्टेंट हमारे पास इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है। अब जरा बात सीखने वाली ध्यान से सुनना। जब हम प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करते थे तो वहां पर वोल्टेज करंट के साथ लीड कर रहे होते थे और उसमें जो एंगल होता था ना वो 90 डिग्री होता था, यानी 90 डिग्री के साथ लीड कर रहा था। यहां पर भी देखा जाए तो वोल्टेज लीड ही कर रहे हैं, करंट लैग कर रहा है, लेकिन अब हमारे पास जो एंगल है वो कम हो गया। अब वो 90 नहीं रहा, 90 से वो कम है। इस एंगल को हम किससे डिनोट कर रहे हैं जी, हम इसको फाई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो क्या रिजल्ट निकला हमारा यहां से, इन एन RL सर्किट सीरीज सर्किट कह लें इसको, वोल्टेज लीड एंड करंट लैग।
वोल्टेज लीड करते हैं, करंट क्या करते हैं, लैग करता है। कितने एंगल के साथ वोल्टेज लीड करते हैं, फाई एंगल के साथ। अब फाई के बारे में थोड़ा सा बताया गया, ये फाई एंगल है वो 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, ये कम होगा, ठीक है बच्चों। तो यहां से हमने एक रिजल्ट कंक्लूड कर लिया, वो क्या कि RL सीरीज सर्किट के अक्रॉस जब आप एक AC सोर्स लगाते हो तो यहां पे करंट और वोल्टेज इन फेज नहीं होते, ठीक है। यहां पर वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है, कितने एंगल के साथ, फाई एंगल के साथ। और जो हमारे पास फाई है वो 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमने यहां पर सीख लिया। अच्छा, अब हमने एक नई टर्म यहां पे सीखनी है, वो है जी इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या होती है मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, एक तो रजिस्टर होता है ना, उसका काम होता है करंट को अपोज करना, वो एक ऑपोजिशन ऑफर करता है करंट को। इसके अलावा हमने ये सीखा था कि ये जो कैपेसिटर है और जो इंडक्टर है, ये भी AC करंट को अपोज करते हैं, ठीक है। अब ये जो अपोजिशन ऑफर करते हैं उसको रेजिस्टेंस नहीं कहते, उसको कहते हैं रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। और अगर किसी सर्किट में रेजिस्टर के साथ इंडक्टर आ जाए या कैपेसिटर आ जाए तो उस सर्किट में रेजिस्टेंस भी होती है, रिएक्टेंस भी होती है, और ये जो कंबाइन इफेक्ट है ना रेजिस्टेंस का और रिएक्टेंस का, इसको हम इंपीडेंस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर इस सर्किट में रेजिस्टेंस भी लगी हुई है और ये हमारे पास इंडक्टर है, तो ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और ये जो इंडक्टर जो अपोजिशन करेगा ना करंट को, उसको रेजिस्टेंस नहीं, उसको हम रिएक्टेंस कहते हैं। तो रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं इंपीडेंस, और उसको Z से डिनोट किया जाता है। तो ये देख सकते हैं, द कंबाइन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज नाउन एज इंपीडेंस, ओके। और उसके बाद हमने इसको किस से डिनोट किया जी, Z से डिनोट किया हमने इसको, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसके लिए एक रिलेशन यानी छोटा सा मैथमेटिकल रिलेशन है वो भी कैलकुलेट करना है, उसको देखिए हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे इंतहाई आसान तरीके से पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हुए। ये जो ट्रायंगल आपके पास आई है ना बच्चों, यही ट्रायंगल आपने यहाँ पे बना देनी है। ये देखो, ये हमारे पास वो रेजिस्टेंस वाले वोल्टेज, ये इंडक्टर वाले, और ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट, ठीक है। इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो ये एंगल है हमारे पास फाई और उसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर होता है, ये फिर बेस होगी, और ये हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट करो, देखो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें जी, V पुट कर दिया, V बेस हमारे पास VR है, VR पुट कर दिया। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, VL है, तो यहाँ पर हमने VL की वैल्यू पुट कर दी और इनके स्क्वायर ले लिया, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब आपने एक चेंजिंग करनी है, V इज इक्वल टू IR ओहम लॉ आता है ना, उससे इसकी वैल्यू पुट करनी, V इज इक्वल टू IR। अब याद रखना ये दोनों सीरीज में है, और सीरीज में जो करंट फ्लो करता है ना वो एक जैसा फ्लो करता है। जो करंट इससे फ्लो करके गया वो भी I, जो करंट इससे फ्लो करके गया वो भी I है, तो एक जैसा करंट जो है वो इस तरह सर्किट में फ्लो करेगा, जिसको हम I से डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो V इज इक्वल टू IR के फॉर्मूले के मुताबिक आपने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। और मैं बता चुका हूं कि ये हमारे पास ये V क्या है, ये रिजल्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर रिजल्टेंट सही है। तो करंट और इसके साथ जो रेजिस्टेंस आएगी ना, वो फिर दोनों का मिक्सचर आएगा, रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस का मिक्सचर, जिसको हम इंपीडेंस कहते हैं, यानी Z से डिनोट करते हैं। तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज है, इसलिए हमारे पास ये I करंट I, और रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस होगी हमारे पास वो उसको हम इंपीडेंस से शो करेंगे, ठीक है। इस सर्किट की उसको हमने साथ में Z लगा दिया, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस वाला केस है, V इज इक्वल टू IR होता है, सिंपल सी बात है, I इंटू R। और ये इंडक्टर वाला केस है, V इज इक्वल टू IX होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर R नहीं आएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस की बजाय रिएक्टेंस आएगी, जिसको XL से डिनोट किया जाता है। तो V की जगह पे हम आएगा I इंटू XL, ठीक है, ओहम लॉ की तरह ही, ठीक है। ये देखें V इज इक्वल टू IR, ठीक है। अब रेजिस्टेंस है ना, उसकी रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं, I इंटू R। अब जो हमारे पास इंडक्टर है ना, उसकी अपोजिशन को हम किससे शो करते हैं, रिएक्टेंस से, यानी XL से, ठीक है। तो I इंटू XL आ गया। और ये जो था हमारे पास रिजल्टेंट वोल्टेज, इसमें हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगी, यानी कि कंबाइन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, जिसको हम किससे शो करते हैं जी, Z से शो करते हैं, यानी इंपीडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको स्क्वायर ओपन करेंगे, I स्क्वायर Z स्क्वायर, I स्क्वायर R स्क्वायर, I स्क्वायर एंड XL का स्क्वायर। तो इधर भी I स्क्वायर है, इधर भी I स्क्वायर, इधर भी I स्क्वायर है। तो पूरी इक्वेशन को अगर आप I स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो वो I स्क्वायर वाला फैक्टर यहाँ से खत्म हो जाएगा। फिर क्या रह जाएगा पीछे, Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ये आ गया। अब आपको चाहिए रिलेशन Z के लिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर आ जाएगा, राइट, ओके। तो ये हमारे पास आ गया जी इंपीडेंस के लिए एक रिलेशन। अब आप जानते हो XL का फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, ओमेगा इंटू L होता है। आप चाहो तो इसकी वैल्यू पुट करके इसको यूं भी लिख सकते हो, सही है, ओके। उसके बाद फिर क्या होता है जी, इंपीडेंस की डायग्राम। वो डायग्राम बिल्कुल जिस तरह की ये डायग्राम थी उसी तरह की डायग्राम बनेगी, ठीक है। जहां पे आप ये वोल्टेज वाले वेक्टर लिखते थे ना, वहां पे उसकी बजाय आप रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस या इंपीडेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा पहला वाला जो है वो ये रेजिस्टेंस वाला केस, ठीक है, VR, ठीक है। तो उस केस में जो रेजिस्टेंस है उसको R से डिनोट करते हैं, ये हमने R लिख दिया,
ठीक है। जो दूसरा है ना ये इंडक्टर की जो ऑपोजिशन टू द करंट है उसको हम रिएक्टेंस कहते हैं, यानी एक्सएल से शो करते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर बना लें या यहाँ पे बना लें, एक ही बात है। ये बना लिया मैंने, एक्सएल यहाँ लिख दिया, आप इसी को उठा के यहाँ लिख दें, ये भी एक्सएल से डिनोट की जा सकती है, एक ही बात है, ठीक है। फिर ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट में फिर इन दोनों की रेजिस्टेंस का भी रिजल्टेंट लेंगे, इसकी रिएक्टेंस होगी, इसकी रेजिस्टेंस होगी, मिलकर क्या बनेगा इंपेडेंस, तो उसको हम जेड से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास जेड, ठीक है। तो ये आगे जी इसकी रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये आगे रेजिस्टेंस, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया ये हमारे पास इंपेडेंस, ठीक है बच्चों। इसको हम Z से डिनोट करते हैं, इसीलिए मैंने Z लिखा है इसको, ओके। उसके बाद फिर हमने देखना है जी कितने एंगल के साथ जो है वो यहाँ पे लीडिंग या लैगिंग चल रही है, वो फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसी जो हमारे पास डायग्राम है इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो आपको पता है जी ये एंगल हमने कैलकुलेट करना है, राइट। और ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, एक्स, यहाँ पे एल लिख देता हूँ, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो परपेंडिकुलर और बेस को डील करता है, और वो tan है, इसलिए हम tan लगाएंगे, tan ऑफ फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करें, परपेंडिकुलर कितना है एक्सएल, यहाँ पर एक्सएल पुट कर दिया, बेस कितनी है आर, तो आर पुट कर दी। हमें चाहिए इसकी वैल्यू, tan जाके उधर इन्वर्स हो जाएगा, सो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्सएल ओवर आर, ठीक है। ये फाइनल रिलेशन आ गया। अगर आप चाहते हो इस एक्सएल की वैल्यू पुट करना तो पुट कर दो, जो हमने यहाँ पे पुट करती थी, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, यहाँ पे पुट कर दीजिए ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर, तो ये आपके पास फाइनल रिलेशन आ गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जी इसके अंदर पावर की, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। फेजर डायग्राम शोज दैट द वोल्टेज लीड द करंट बाय 5, यानी कि इस फेजर डायग्राम से हमें पता लगा कि वोल्टेज और करंट के दरम्यान में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, वो 5 है। तो पावर कैलकुलेट करने का हमारे पास आसान सा फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू आई वी कॉज 5, ठीक है। ये आप उस वक्त इस्तेमाल करते हो जब करंट और वोल्टेज इन फेज नहीं होते, उस वक्त हम ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो फाई है वो करंट और वोल्टेज के दरम्यान में फेज डिफरेंस होता है, और यहाँ पर हमने इसी तरह कॉस फाई ही इसको लिखा। ये आई और वी की ये असल में ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज हैं, अपने यहाँ पे पुट करनी है। आई की जगह आई नॉट बाय अंडर रूट 2 आ जाएगा, और वी की जगह पे वी नॉट बाय अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कट के नीचे आ जाएगा 2, सो पी इज इक्वल टू आई नॉट वी नॉट बाय 2 कॉज ऑफ 5। ये आपके पास पावर का रिलेशन आ गया। अब पावर का ग्राफ बनाना, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं इस ग्राफ से, लेकिन बच्चों कोई मुश्किल काम नहीं, इंतहाई आसान है। मैं जिस तरीके से सिखाऊंगा उस तरीके से आपने बनाना है, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जो वोल्टेज और करंट है ना, ये दोनों में फेज डिफरेंस पाया जा रहा है, इन फेज नहीं है, ठीक है। तो आपने पहले वो देखना है जी, आपके पास करंट है ना, करंट की वैल्यू बना लीजिए। करंट की आपने एक वेव ऐसे बना ली है, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट हुई, फिर ये मैक्सिमम, फिर यहाँ पे 0, इस तरह बना ली। उसके बाद वोल्टेज थोड़ा सा ना, यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं करना, थोड़ा सा आप ऊपर से स्टार्ट करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ये देखें आप थोड़ा सा इससे पहले बेंड होते जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा गैप लगा लें। बेशक आप इस तरह से पहले मार्क लगा लें, 1 2 3 4, ये जो लाइंस बनी है ना, इस तरह से आप लाइंस लगा लें, तो आपको डायग्राम बनाने में बिल्कुल आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि बच्चों को डायग्राम बनाना थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल लगता है। तो जो डायग्राम ये मैंने लाइंस लगाई हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइंस लगा लीजिए, आपको डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ओके, तो पहले आपने ब्लू वाली बनाई डायग्राम, फिर आपने थोड़ा सा इसको ऊपर से स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये जो इस तरफ वाला पहला पॉइंट है, इस पे आगे कट करना है, यहाँ से ऐसे, उसके बाद यहाँ से भी पहला पॉइंट, उसके बाद यहाँ से भी पहला पॉइंट, ठीक है। और इस तरह आगे चलते जाएंगे। ये दोनों आपकी दोनों वेव बन गई इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, पावर कैसे निकलेगी। आपको मैंने बताया था कि ये I और V, इनमें से कोई एक भी जो वेव फॉर्म है जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट करेगी ना, उसको आपने नोट कर लेना। जैसे ये देखिए, ये ब्लैक वाली इस पॉइंट पे कट करी, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लिया। ये ब्लू वाली इस पॉइंट पे कट करी, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये फिर दोबारा इस पॉइंट पे कट कर रही, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट कर दी ना, उन पॉइंट्स को आपने नोट कर लेना है। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर I या V की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। जब ये I इस पॉइंट पर आया, I की वैल्यू 0, जब ये V इस पॉइंट पर आया तो इस V की वैल्यू क्या है जी 0। और हमने I और V की प्रोडक्ट से पावर निकालनी होती है। ये देख सकते हैं आप, I और V की प्रोडक्ट आ रही है, साथ में ये एक पावर फैक्टर आ रहा है cos फाई, ठीक है। तो I और V की प्रोडक्ट से हमने जो है वो पावर निकालनी होती है। अब पावर इन दोनों में से कोई अगर एक भी 0 हुआ तो पावर क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। तो देखो इस पॉइंट के ऊपर, ये देखो यहाँ पर ये 0 है ना, इससे मल्टीप्लाई होकर इस पॉइंट पे आपको पावर मिल रही है 0। ये देखो 0 पावर इस पॉइंट पे मिल रही है। यहाँ पर ये 0 है, तो इस पॉइंट पे भी देखो पावर क्या मिल रही है 0। यहाँ पर इस पॉइंट पावर क्या मिल रही है 0, इस पॉइंट पावर क्या मिल रही है 0, इस पॉइंट पे पावर क्या मिल रही है 0, इस पॉइंट पे पावर क्या मिल रही है 0। जहाँ पे भी इन दोनों वेव फॉर्म में से कोई एक भी एक्स एक्सिस को कट करेगी, उस पॉइंट पे पावर क्या मिलेगी आपकी 0 मिलेगी। अब ये बनाएंगे कैसे आप, ठीक है। ये देखिए, आपने इन्हीं पोर्शन में इसको डिवाइड कर देना। ये देखें, ये फर्स्ट पोर्शन आ गया ऑटोमेटिकली, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये इसका चौथा पोर्शन आ गया, ये पांचवा पोर्शन आ गया, और ये इसका छठा पोर्शन आ गया,
6 पोर्शन हमने इसके बना लिए। अब जरा देखो फर्स्ट पोर्शन में, देखो ये वाला और ये वाला दोनों वेव फॉर्म जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर है। जो भी वैल्यू एक्स एक्सिस से ऊपर होगी उसको पॉजिटिव मानेंगे, जो एक्स एक्सिस से नीचे होगी उसको नेगेटिव मानेंगे। ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा आपके पास वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। जब इन दोनों की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो ग्राफ आपको बन के दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा, यूं इस तरह से। ठीक है, बात समझ आ गई? ओके, तो उसके बाद फिर आ जाता है ये वाला केस। अब इसमें इतना सा केस है ये वाला, इसको देखो। इसमें अबव द एक्सिस ब्लू है और बिलो द एक्सिस ब्लैक है, यानी एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नंबर को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आपको एक छोटा सा पीक जो है ना यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस पे मिलेगा, यानी बिलो द एक्स एक्सिस ये वाला मिलेगा पीक। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतना इतना। अब देखिए यहाँ पर ये आई वो भी बिलो द एक्सिस है और वी भी बिलो द एक्सिस है। आई भी नेगेटिव और वी भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हुए। और नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो आपको ये फिर से एक पॉजिटिव पीक यहाँ से दिखाई देगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में इसी तरह से देखो, एक बिलो द एक्सिस है और एक अबव द एक्सिस है। बिलो द एक्सिस मतलब कि नेगेटिव, अबव द एक्सिस मतलब कि पॉजिटिव। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो है वो नेगेटिव एक्सिस पे वैल्यू मिलेगी, तो वो छोटा सा पीक आपको यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा। फिर देखो यहाँ पर ये दोनों फिर पॉजिटिव होगी, ये ब्लैक और जो ब्लू है दोनों के दोनों जो है वो अबव द एक्सिस है, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो फिर आपको एक पॉजिटिव पीक ऊपर मिलेगा। यहाँ पर देखो तो फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी एक अबव द एक्सिस एक बिलो द एक्सिस। पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है वो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो आपको ये छोटे छोटे पीक नेगेटिव में मिलेंगे ऐसे, और बड़े पीक आपको इस तरह से इसमें मिलेंगे ये पॉजिटिव साइकिल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ जो है वो हमें पता लग रही है, वो ये है कि ये जो पॉजिटिव पीक है ना, ये इसका मतलब यहाँ पे पावर लॉस हुई है। और जो नेगेटिव पीक थोड़ा सा है, मतलब थोड़ी सी पावर जो है वापस जनरेट भी हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पावर ज़्यादातर लॉस हुई है, फिर थोड़ी सी पावर थोड़ी सी जनरेट होगी, फिर पावर लॉस हुई है, फिर थोड़ी सी पावर जनरेट होगी। तो ओवरऑल इसके अंदर जो लॉसेज हैं वो आते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।